वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक उठाइए और उसके अंदर 1 से 20 तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन को ओपन करूं तो आप अपना आंसर उसमें सेलेक्ट करके आपके जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं उसके सामने उसका आंसर लिखिएगा और फिर मेरे आंसर से उसके आपके आंसर को मिलाइएगा। यदि रॉन्ग है तो उसको क्रॉस करिएगा और राइट है तो उसको करेक्ट करिएगा और एंड में सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप जोड़ते हुए अपना रिजल्ट निकालिएगा और रिजल्ट को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ दोस्तों, इसमें एक और बात है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 ईच क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों जितना हो सके उतना आप करेक्ट क्वेश्चन को ही करें। तो चलते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोर सेट देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और 20 क्वेश्चन का जो टाइमिंग रहेगा वो सिर्फ रहेगा 20 मिनट। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टेस्ट। When toddler move around on their hands, keeping their abdomen off the floors is called creeping, crawling, squirming, rolling, falls। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। When toddler move around their hand, keeping their abdomen off the floor is called। तो उसे क्या कहते हैं? आप अपना आंसर सेलेक्ट करें, क्या कहते हैं इसे अपन। अगर दोस्तों आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो है क्रीपिंग। यानी कि जब फ्लोर पर जब टोडलर होता है उसके हैंड फ्लोर पर होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? क्रीपिंग। क्रीपिंग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं अपन? क्रीपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्रीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में कितनी बार आ चुका है, जोधपुर एम्स में भी आ चुका है। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज illusion, delusion, hallucination, loose associations। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो होगा हेलुसिनेशन। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस ऑफ रियलिटी, यानी कि ये रियलिटी पर नहीं होता है। कौन? हेलुसिनेशन, ठीक है। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसमें के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, किसमें? हेलुसिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में पूछा गया है। इन ईसीजी द टी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टी वेव रिप्रेजेंट्स। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यानी कि जो टी वेव्स होती है, जो टी वेव होती है, ऐसे ईसीजी के अंदर जो टी वेव होती है पी क्यू आर एस और टी, तो ये जो टी वेव है किसको इंडिकेट करती है? टी वेव इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी कि जो वेंट्रिकल का है
रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करती कौन? टी वेव। ये दिल्ली एम्स में भी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि कौन सी ड्रग नॉक्चुरल एन्यूरेसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है? ए सर्टालिन, क्लोरप्रोमाजिन, इमिप्रामाइन, टेराडाजोन। तो कौन सी टेराजोडोन, तो कौन सी ड्रग नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। तो कौन सी ड्रग है? तो वो ड्रग है इमिप्रामाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमिप्रामाइन। यानी कि इमिप्रामाइन को हम यूज करते हैं किसमें? नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरल का एन्यूरेसिस का मतलब होता है रात के अंदर जब टॉयलेट यानी बेड वेटिंग, ठीक है, बेड वेटिंग कर देते हैं, उसे कहते हैं अपन नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है किसको? इमिप्रामाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर द स्टेप आर फॉलोड? यानी कि जब आप एब्डोमिनल का असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन सी स्टेप फॉलो की जाती है? फर्स्ट, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, अस्कल्टेशन। सेकंड, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। थर्ड, परकशन, अस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। फोर्थ, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। तो कौन सी स्टेप फॉलो की जाती है एब्डोमिनल असेसमेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कौन सी स्टेप फॉलो की जाती है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। जब आप किसी भी पेशेंट का एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसे देखेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब हम उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? अस्कल्टेशन, यानी स्टेथोस्कोप से हम उसको अस्कल्ट करेंगे। नेक्स्ट परकशन करेंगे और फिर उसके बाद में हम पाल्पेट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना वाला चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, all of following are characteristic false labor except. All of following are characteristic false labor except. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अपन को मीनिंग आना चाहिए किसका? एक्सेप्ट का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉल्स लेबर एक्सेप्ट रिलीफ बाय एक्टिविटी, नो प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, डायलेशन एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स, डायलेशन एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायलेशन एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। ऑल ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल्स लेबर एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा है कि इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक तो फॉल्स लेबर के हैं और एक्सेप्ट एक ट्रू लेबर का है, यानी ट्रू डिलीवरी का है। तो यहाँ पर ऐसे पूछा है, यानी कि एक्सेप्ट पूछा है, तो यहाँ पर ये है डायलेशन एंड अपेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ये ट्रू लेबर पेन का
साइंग है, 2 लेबर पॉइंट का साइंग एंड सिम्टम्स है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना वाला चौथा वाला, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट फॉर एसिटोअमिनोफेन पॉइजनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा एंटीडोट है एसिटोअमिनोफेन पॉइजनिंग का। फिचोस्टिगमाइन, डेफेरोक्सामाइन, डिजीबाइंड, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। छोटे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एन एसिटाइल सिस्टीन। यहाँ पर बात करें हम एंटीडोट का, तो एसिटोमिनोफेन क्या है? NSAID है, ठीक है। NSAID का मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, और इनका एंटीडोट होता है कौन? एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। एन एसिटाइल सिस्टीन होता है, ये लीवर टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना वाला होगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एम्स में कई बार पूछा जा चुका है। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन IM इंजेक्शन टू एन इन्फेंट, द नर्स इन चार्ज शुड यूज विच साइट, ठीक है। यहाँ पर कौन सी साइट का उपयोग करेंगे? वेस्टस लैटरलिस, डेल्टोइड, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेस्टस लैटरलिस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि हम बात कर रहे हैं IM इंजेक्शन, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और किस में दे रहे हैं? इन्फेंट में। तो इन्फेंट में जो देते हैं वो किस पे देते हैं? वेस्टस लैटरलिस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना वेस्टस लैटरलिस। What should the nurse assess for in the immediate post-operative period after a client has brain surgery? Tachycardia, constricted pupil, elevated diastolic pressure, decreased level of consciousness। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। What should the nurse assess the immediate post-operative period after a client has brain surgery? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी? ब्रेन सर्जरी की, यानी कि बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी की ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेटर है यानी कि डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इंडिकेट करता है कि ICP इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ICP बढ़ रहा है। ICP का बढ़ने का सबसे पहला जो सिम्टम्स है, सॉरी, जो पहला साइन है वो है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि ये अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है किसका? ब्रेन सर्जरी का, तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा चौथा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना चौथा वाला। नेक्स्ट, a nurse is caring for a client with rheumatoid arthritis. Based on the client diagnosed, the nurse should review result of which laboratory test, यानी कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट उसको चेक करना है? पैनक्रेटिक लाइपेज, बेन्स जॉनसन प्रोटीन, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है।
यानी कि बात करें अपन इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर होगा इसका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इसे अन्ना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो ये अपने लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बीन जॉनसन प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करें अपन एल्कलाइन फास्फेटेज, ये सब पेनक्रिएटाइटिस और ऐसी कंडीशंस में देखे जाते हैं, या बोन कैंसर्स के टाइप में भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अपन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपने लिए होगा यहाँ पर, वो होगा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। The type of play exhibited by toddlers where they play by themselves in the presence of other children is called passive play, parallel play, cooperative play, solitary play। तो क्या कहते हैं उसे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है वो है पैरेलल प्ले। यानी कि यहाँ बात करें अपन टोडलर वेयर दे आर प्ले बाय देमसेल्फ प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, यानी कि अदर चिल्ड्रन के साथ में सेल्फ प्ले करना, ठीक है, सेल्फ प्ले करना, इसे क्या कहेंगे अपन? पैरेलल प्ले, ठीक है, उसे कहेंगे अपन पैरेलल प्ले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैरेलल प्ले। नेक्स्ट, अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट from swelling of epiglottitis and larynx is broadly called crop, measles, rubella, whooping cough। तो क्या कहते हैं इसे अपन? अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ द epiglottitis एंड larynx इज ब्रॉडली कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे हम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रॉप। यानी कि जब एपिग्लोटाइटिस हो जाता है और लेरिंग्स के यहाँ पर, तो उसे कहेंगे अपन क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट द साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेश ओवर द चेस्ट एंड बैक, इंक्रीज एपिटाइट, विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सीइंग येलो स्पॉट्स, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज ए येलो सिंग स्पॉट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, सिर्फ पूछा किसके बारे में? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट रहेगा अपना वो होगा विजुअल डिस्टर्बेंस, सीइंग येलो स्पॉट्स। और भी टॉक्सिसिटी के और भी आएंगे, एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारे डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइंस हैं। बात करें अपन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना तीसरा वाला। नेक्स्ट बात करें, व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन 2-year-old child, the nurse should pull the pinna in which of the following direction। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाउन एंड बैक, डाउन एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, अप एंड बैक, अप एंड फॉरवर्डेड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बात करें अपन इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाउन एंड बैक, ठीक है। यहाँ पर बात करें अपन, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है 2-year-old चाइल्ड, कितना? 2-year-old चाइल्ड। तो जो ओल्ड चाइल्ड होते हैं, 2-year-old चाइल्ड होते हैं, यानी चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर ईस्ट्रोजन जो ट्यूब होती है उसको देखने के लिए जो पिन्ना होता है उसको क्या करते हैं अपन? डाउन। क्या करेंगे उसे अपन? डाउन करेंगे। और बैकवर्ड क्या करेंगे उसे अपन? बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ उसे
खींचेंगे अपन, डाउन एंड बैक। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि चाइल्ड आता है, ठीक है, क्या आता है, चाइल्ड, चाइल्ड में डी आता है, डी का मीन्स डाउन, ठीक है, क्या करेंगे अपन, डाउन करेंगे पिन्ना को। अगर इसी क्वेश्चन को अगर अडल्ट में पूछा जाता है तो अडल्ट में यू आता है, यू यानी अप, यानी कि ठीक है अप करेंगे इसमें, और बैकवर्ड दोनों में समान रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा यहाँ पर पहले वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टू हेल्प प्रिवेंट hip flexion deformities associate with rheumatoid arthritis, the nurse should help the client assume which of the following position in the bed several times in a day। यहाँ पर बात करें अपन इस क्वेश्चन की, तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। टू हेल्प प्रिवेंट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज एसोसिएट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, द नर्स शुड help the client assume which of the following position in the several times a day। ठीक है, तो prone, very low, Fowler position, modifying टेंडलबर्ग position, side lying position। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोन पोजीशन। हम बात करें हिप फ्लेक्शन, अगर आप हिप फ्लेक्शन की बात करें, यहाँ पर हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो पोजीशन देंगे अपन, वो कौन सी देंगे अपन, प्रोन पोजीशन। ए क्लाइंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच लैब टेस्ट शुड बी इवैल्यूएट while the client is receiving TPN, hemoglobin, creatinine, blood glucose, white blood cell। एक क्लाइंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक जो क्लाइंट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसके लिए कौन से लेबोरेटरी टेस्ट को आप असेस करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ब्लड ग्लूकोज। हमें क्या असेस करना है, ब्लड ग्लूकोज को हमें असेस करना है, क्योंकि टीपीएन यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, द नर्स इज केयरिंग for a client with detoxification from alcohol, which medicine is used in treatment of alcohol withdrawal, disulfiram, फ्लोमाजेनिल, मेथाडोन, लोराजेपाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना लोराजेपाम। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप, लोराजेपाम यानी कि चौथा वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक नर्स है जो अल्कोहल पेशेंट को ट्रीट कर रही है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है। यहाँ पे बात करें अपन डिटॉक्सिफिकेशन की, बात कर रहे हैं किसकी, डिटॉक्सिफिकेशन की। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि पेशेंट ने अल्कोहल ले लिया लेकिन उसको एक्सेसिव मात्रा में ले लिया, उसको हमें डिटॉक्सिफाई करना है ना। तो यहाँ पर जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो कौन सी यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज करेंगे वो बेंजोडाइजेपिन यानी कि लोराजेपाम यूज करेंगे। अगर बात आती है एवर्जन थेरेपी, एल्कोहल में एवर्जन थेरेपी कौन सी देते हैं, तो एल्कोहल में एवर्जन थेरेपी देते हैं वो डाइसल्फिराम। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसकी, विड्रॉल की और डिटॉक्सिफिकेशन की, तो यहाँ पर यूज करेंगे अपन लोराजेपाम। Which symptoms it consist with a diagnosis of ectopic pregnancy? Painless vaginal bleeding, abdominal cramping, throbbing pain in upper quadrant, sudden stabbing pain in lower quadrant।
तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कौन सा लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा लक्षण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सडन स्टेबिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट, यानी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसका ये लक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए नियोनेट हुज मदर इज डायबिटिक, द नर्स विल एक्सपेक्ट द नियोनेट टू बी hypoglycemic small for gestation age, hyperglycemic large for gestational age, hypoglycemic large for gestational age, hyperglycemic small for gestational age। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? डायबिटिक मदर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोग्लाइसेमिक लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना हाइपोग्लाइसेमिक लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, यानी कि ये होगा अपना हाइपोग्लाइसेमिक लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। क्या होता है, कोई डायबिटिक मदर है तो डायबिटिक मदर के अंदर क्या होता है कि डायबिटिक मदर अगर रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो शुगर लेवल बड़ा होता है, ठीक है, यानी ब्लड शुगर लेवल उसके अंदर बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फीटस ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है। क्या बनाने लग जाता है? ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है। अब इंसुलिन ज़्यादा बनाने लग जाता है, कौन बनाता है? ये फीटस, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद में क्या है, बच्चा मदर से बाहर आ जाता है, यानी कि जो यूट्रस है उससे बाहर आ जाता है, और मदर का जो शुगर लेवल है वो तो उसको मिल नहीं पाता। इसकी वजह से ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से वो बच्चा सीधा किस में चला जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया में, ठीक है। तो यही कारण है यहाँ पर सीधा वो चला जाता है हाइपोग्लाइसेमिया में। तो यहाँ पर एक तो हो गया अपना हाइपोग्लाइसेमिक। बात करें लार्ज गेस्टेशनल एज, यानी कि जो भी डायबिटिक मदर्स होती है उनके अंदर क्या होता है, बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव इंसुलिन बनता है, और एक्सेसिव इंसुलिन बनने की वजह से एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी जो साइज है और गेस्टेशनल की जो एज है, साइज है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए लार्ज गेस्टेशनल एज होगा। नेक्स्ट बात करें अपन, फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड ए क्लिंजिंग एनिमा टू ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर कोलल सर्जरी, द नर्स वुड पैलेस द क्लाइंट। ये एक सीधा क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोन, सुपाइन, लेफ्ट सिम्स, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना होगा लेफ्ट सिम्स पोजीशन, यानी कि जो लेफ्ट सिम्स पोजीशन होती है वो देते हैं अपन किस में? एनिमा में, ठीक है, एनिमा में देते हैं वो अपन देते हैं लेफ्ट सिम्स पोजीशन। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने नंबर आए। अब आप मैच कर लीजिएगा